नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। आज डॉक्टर तनुजी जैन जो दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं, गुरुदेव के चरणों की वंदना करके जिन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन और मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमन। आज बड़ा विशेष दिन है। हमारे साथ पूरे सदन में सब बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं। आप लोगों को आज बड़ा उत्साह भी आएगा और आज गुरुदेव की कृपा से ये आज संघ का समाधान विशेष भी है। इस विशेष रूप को हम विशेष रूप में बनाने के लिए ही तैयार हैं, मगर आज कुछ विशेष इसमें आज घोषणाएँ भी हैं और कुछ आपको सूचना भी देनी है। हमारे बीच में आज मीनू मलय जैन बैठे हुए हैं। मीनू मलय जैन का आप स्वागत करिए। विषय है भगवान ऋषभदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर उन्होंने लघु कृति आज उन्होंने महाराज जी को भेंट करी है। आप लोग आइए, आगे मंच के नज़दीक आएँ और गुरुदेव को एक कृति दें। आप लोग इस आदिनाथ भगवान का कल विशेष दिन है, कल उनका, तो आज उनके साथ उन्होंने कृति जो लिखित करी है उसको आप देखिए और साथ में आज गुरु जी को भेंट करेंगे कृति। आप लोग तालियां बजाइए और आज मीनू मलय जैन जी गुरु जी के चरणों में गुरु जी के साथ इसी क्रम में अब सभा में मैं एक ऐसा नाम ले रहा हूँ जिसमें आप तालियां बजाना बंद ही नहीं करेंगे। नाम है तनु जैन, जो सामने बैठी है ना। अच्छा खूब तेज ताली बजाना, उतनी स्माइल आएगी तनु जैन की, इतनी अच्छा संघ का समाधान होगा। गुरु जी का सबसे ज़्यादा मन लगता है ऐसे स्पेशल एपिसोड में। तो गुरुदेव मैं कहूँगा तनु जैन तथास्तु। जो आपने कोचिंग का नाम सब लोग जानते हैं गुरुदेव, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबने यूट्यूब पे देख रखा है कि आज मैडम कैसे पढ़ाती है उन बच्चों का। आप खुद एक IAS है और IAS के साथ उन्होंने उसको थी, तो अब मैं तो कह दूंगा अभी है, तो कम से कम आप ऐसा काम तो कर रही हैं। कम से कम लग रहा है पूरे बच्चे आपसे पढ़कर और जो पूरी स्थिति बनेगी सब आपसे क्रस्ट होकर IAS बनेंगे। तो आज मैं चाहूँगा पूरी तनु जैन के लिए आप सभा में खूब तालियां बजाएं। इस सदन को हम स्टार्ट करेंगे। संघ का समाधान के विशेष एपिसोड को गुरुदेव को हम नमोस्तु निवेदित करते हुए स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हम चाहेंगे गुरुदेव पूरी कमेटी यहाँ पर हमारे पूरे परिवार के साथ इनका सम्मान कर हम क्रम चाहेंगे। मैं चाहूँगा मेरे साथ हमारी धर्मपत्नी अंशु सराफ बैठी होंगी, वो आए और साथ में आप तनु जैन का संदेश भैया साथ में आएंगे, प्रशांत भैया साथ में आएंगे और मीनू मलय जैन मीनू दीदी भी साथ में आएंगे। आप आइए, आज सम्मान करेंगे हम सब मिल के तनु जैन जी का। एक बार पुनः आप तालियां बजाइए। माइक हमारी तनु दीदी के पास जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव मुनिश्री, आपके चरणों में शत शत नमन। सभी गुरुदेव मुनिश्री जो प्रस्तुत हैं उनके चरणों में नमन। सभी महानुभाव जो यहाँ आए हुए हैं, संदेश सर, प्रशांत जी, सबको मेरा बहुत बहुत जय जिनेंद्र। सभी महिलाएं, बच्चे जो आए हुए हैं उनको भी मेरा जय जिनेंद्र। शंका समाधान में मुझे बुलाने के लिए ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, हमारे मानव जीवन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, तो सबसे पहली शंका तो यही है कि हमें इतनी शंकाएं होती क्यों हैं। बहुत अच्छी बात कही है। मानव जीवन में शंकाओं की दो वजह। एक तो उसके मन में पलने वाली जिज्ञासु वृत्ति जो आदिकाल से रही। दर्शन की उत्पत्ति इसी जिज्ञासा से हुई। कहा जाता अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये जिज्ञासु वृत्ति मनुष्य के मन में शंका को जन्म देती है, जानने की, अधिक से अधिक चीज़ें सीखने की। और दूसरी बात, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विकल्प अनेक प्रकार के शंकाओं को जन्म देती है। ये हमारी एक प्रकार की दुर्बलता है। जो जितना विकल्प में जीता है उसमें उतने शंका आती है, और जो जितना निर्विकल्प होता है उसमें समाधान है। तो विकल्प में शंका है और निर्विकल्प में समाधान। दो तरह की शंकाएं होती हैं, एक जिज्ञासा मूलक शंका और दूसरी अश्रद्धा मूलक शंका। जिज्ञासा मूलक शंका हमें आगे बढ़ाती है और अश्रद्धा मूलक शंका हमें पीछे धकेलती है। शंका हमेशा जिज्ञासा मूलक होनी चाहिए। व्यक्ति के लिए संस्कृत में एक शब्द है जिजीगिषु, जानने की प्रगाढ़ इच्छा रखने वाला, तत्व जिजीगिषु।
ये भाव अपने मन में जगे, जितनी प्रगाढ़ता से जगे जीवन उतना निखरेगा। लेकिन दूसरी शंका जिसे आप कहते हैं डाउट, वो डाउट हमें उलझा देता। ऐसे लोग कहीं के नहीं रह पाते, उनके हृदय में श्रद्धा जगनी चाहिए। और मैं समझता हूँ सही जगह अगर जिज्ञासा प्रकट की जाए, वहाँ समाधान मिले, तो उस समाधान से श्रद्धा जन्म लेती है। तो हम अपनी समाधान में श्रद्धा को बढ़ाने का प्रयत्न करें। बहुत धन्यवाद गुरुजी, क्योंकि मुझे लगता है शायद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का ये पूरा जो हमारा वो है वो उसी से ही है। गुरुदेव, एक अक्सर एक ख्याल आता है कि कर्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर हमारी जो नियति होती है जिसे किस्मत कहते हैं। तो ये हमेशा एक लोगों के मन में ये शंका रहती है कि कोई कहता है कि किस्मत से चीज़ें मिलेंगी, जब हमारी किस्मत होगी तो चीज़ें मिलेंगी। कभी कोई कहता है कि नहीं, कर्म करने से ही मिलेगी, मेहनत करेंगे, जितना पैशन से काम करेंगे उतना मिलेगी। तो इसके बीच का कहाँ रोल है? देखिए, मैं तो अनेकांत का उपासक हूँ, मैं दोनों को मानता हूँ। ये सवाल अक्सर उठता है कि हमारे पुरुषार्थ से काम फलता है, कर्म का तात्पर्य आप वही बोल रहे हैं, क्योंकि जैनों के बीच में जब कर्म शब्द आता है तो लोगों का ध्यान कर्म सिद्धांत की तरफ चला जाता है, जो कर्मोदय वाला कर्म आ जाता है। यह हमारी नियति पर होगा, भाग्य पर होगा। तो मैं कहता हूँ दोनों चीज़ें माने। मैं ये मानता हूँ कि हमारे भाग्य के ट्रैक पर जब पुरुषार्थ की गाड़ी दौड़ाई जाती है तब हम मंजिल पर पहुंच पाते हैं। बिना भाग्य के बैकिंग के कोई काम नहीं होता, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। पर अब हम क्या करें? तो मेरी नियति में क्या है इसका मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे पता है। तो जिसका मुझे पता है, मुझे चाहिए कि मैं पूरी शक्ति उसे पाने में लगाऊं, जिसका कि मुझे पता है। जो मुझे पता ही नहीं उसके बारे में मैं क्या सोचूं कि मेरी नीति में क्या है। अगर मैं ये बात मान लो कि जो मेरी नियति में होगा, जो मेरे भविष्य में होना होगा सो होगा, हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाऊं, तो मेरे अंदर का जो उत्साह है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसी बातों पर विश्वास करना एक पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए योग्य नहीं। हमें चाहिए कि जो हमें करना है हम उसका लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य के अनुरूप पुरुषार्थ जगह लग जाए। लेकिन पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद भी वांछित परिणाम ना आए तो व्याकुल ना हो, उसे अपनी नियति की परिणति मानकर स्वीकार कर ले, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलेगी। मन की आकुलता को मिटाने के लिए नियति का साथ लो और हृदय में उत्साह जगाए रखने के लिए पुरुषार्थ की राह चलो, जीवन तब आगे बढ़े। बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है गुरुदेव। गुरुदेव, अक्सर मन में ये ख्याल आता है कि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा फल मिलेगा। जैसा कहते हैं कि अगला जन्म जब हमें मिलता है तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो अच्छा जीवन मिलता है, और बुरे हैं तो बुरा। लेकिन अक्सर ये मन में इस विषय पे ये महसूस होता है कि हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं है। अगर हमें हमारा पिछला जन्म याद हो जाए तो हमें हमारी गलतियां पता चल जाएंगी कि पिछले जन्म में झूठ बोला था तो इस बार झूठ नहीं बोलना। हमें तो लगता अच्छा है कि हमें पिछले जन्म की बातें याद नहीं है, नहीं तो पागल हो जाते, घबरा जाते। जब व्यक्ति के सामने उसकी गलतियां ज़्यादा दिखने लगती हैं और उसका परिणाम सामने दिखने लगता है तो उसके अंदर घबराहट होती है। शायद प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि सब बातें डिलीट कर देती, दिमाग में मत लाओ, वो पीछा करेगी तो प्राणी बहुत परेशान होगा। और पिछले जन्म की बातें तो जाने दीजिए, इस जन्म की कितनी बातें याद हैं। और तो और माँ के पेट में हमने जो त्रास पाया ना, केवल वो याद आ जाए तो जीवन बदल जाए। बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, पता है क्यों रोता? आप हम सब रोए। बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, क्यों रोता है? क्योंकि बहुत कष्ट से बाहर आता है, मन में आता है कहाँ आ गया, दोबारा फिर ना आना पड़े। लेकिन आगे चल कर के वो भूल जाता है। अगर ये याद रहे तो जीवन बदल जाए।
तो हम इस जन्म की बातें भी यदि याद रखने में समर्थ हो जाएं तो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन हो जाए। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि जो जहाँ रहता है वहीं रम जाता है, पुरानी बातें भूल जाता है। लेकिन चीज़ें हमें याद नहीं है इसका मतलब वो हुई नहीं, ये बात सही नहीं। चीज़ें तो है। और मैं आपसे कहता हूँ हमारे अच्छे बुरे कृत्य का अच्छा बुरा परिणाम मिलता है। इस बात के लिए हमें अतीत जन्म में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम वर्तमान में भी इसका अनुभव करते हैं, कर सकते हैं। जैसे उदाहरण, अभी आप सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? शंका का समाधान हो रहा एक है। अच्छा काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये अच्छा काम हो रहा है इसलिए सब अच्छा फील कर रहे हैं। कितनी देर बाद कर रहे हैं? तुरंत हो रहा है ना। ये अच्छे का फल अच्छा, तुरंत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और किसी से झगड़ा करो तो मूड खराब हो, किसी से झगड़ा करते समय किसी को अच्छा फील होता है? बोलो, हाँ? थोड़ी देर बाद मूड लगता है कि उस मोमेंट में भी रहता है कि हम गलत हैं, लगता है कि नहीं? गलत फील होता है, मन में उत्तेजना आती। तो ये क्या है? अच्छे का फल अच्छा, बुरा का फल बुरा। पुण्य और पाप तुरंत फलता है जिसको हम पकड़ नहीं पाते, देखने की कोशिश नहीं करते। इनका एक तात्कालिक फल भी है और एक पारंपरिक फल भी है। पुण्य का तात्कालिक फल संतुष्टि है और पारंपरिक फल सुख समृद्धि, और पाप का तात्कालिक फल संताप है, पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य। हम पारंपरिक फल की तरफ ध्यान करते हैं, तात्कालिक फल को देखने लगें तो जिसका तात्कालिक फल है उसी का पारंपरिक फल मिलेगा, जिसका तात्कालिक फल नहीं उसका पारंपरिक फल भी नहीं। तुम्हारे जीवन में संतुष्टि नहीं तो पुण्य नहीं, पुण्य नहीं तो समृद्धि नहीं। इसलिए समृद्धि चाहिए तो संतुष्टि रखो। दुख दारिद्र्य से बचना है, संताप मुक्त होकर जियो, तनाव मुक्त होकर जीवन जियो, ये रास्ता है। ऐसा रास्ता अगर अंगीकार कर ले जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए जीवन को एक पारंपरिक दृष्टि से ही न देखें, मौलिकता के साथ पहचानने की कोशिश करें। अगर ऐसी मौलिक दृष्टि होगी तो जीवन का रंग निखर उठेगा। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, एक ज्योतिष को लेकर भी एक शंका मन में अक्सर आती है लोगों के कि ज्योतिष कितना हद तक सही है। कभी नक्षत्र ग्रहों को देख के लोग प्रिडिक्शन देते हैं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, ये बच्चा ऐसा बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये सिविल सर्वेंट बनेगा, या कुछ अलग अलग उनके बारे में प्रिडिक्शन देते हैं। तो पर लेकिन चीज़ें तो कर्मों से डिसाइडेड हैं, तो हमारे जो हमारे एक्शंस हैं उनसे डिसाइडेड हैं। तो ये ज्योतिष को कैसे रिकंसाइल करें? मुझसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी आपका ज्योतिष पर विश्वास है? आपका ज्योतिष पर विश्वास है? मैंने कहा मेरा ज्योतिष पर विश्वास है पर ज्योतिषियों पर नहीं। ज्योतिष पर विश्वास करता हूँ, ज्योतिषियों पर नहीं। क्यों? समझिए, ज्योतिष एक विज्ञान, पूरा कैलकुलेशन है इसमें, और जितना यथार्थ कैलकुलेशन ज्योतिष में मैं समझता हूँ उतना शायद ही कहीं और होगा। क्या है इसका? एक विज्ञान। हमारे शरीर में जितने तत्व हैं वही तत्व ब्रह्मांड में है। ऐसा कहा जाता है यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड के तत्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारा ये सौर मंडल, क्योंकि ये ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र हैं। सारे प्लैनेट्स, पूरी गैलेक्सी इसी में है। ये सतत गतिशील रहते हैं, इनमें मूवमेंट होता रहता है, निरंतर मूव करते हैं। इनके गमन से पूरे के पूरे ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। जिस जिस पॉइंट पे ये रहते हैं उसके हिसाब से ब्रह्मांड के तत्व परिवर्तित होते रहते हैं। और ब्रह्मांड के तत्व के साथ जब हमारे शरीर के अंदर के तत्वों का समीकरण बदलता है तो हमारे अंदर के रसायन परिवर्तित होने लगते हैं। जब हमारे अंदर के रसायन परिवर्तित होते हैं तो हमारी आत्मा और कर्मों का जो बंधन है वह भी एक रासायनिक बंधन है। तो
कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती। कर्मों में परिवर्तन आता है तो उससे हमारी भाव दशा परिवर्तित हो जाती है, और भाव दशा के परिवर्तन से हमारे जीवन में शुभाशुभ फलता है। तो चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया जिसका नाम ज्योतिष। उन्होंने कहा आप कैलकुलेशन हम कैसे करें कि इसमें कौन से तत्व की प्रधानता है। तो उन्होंने पकड़ा इन ग्रह नक्षत्रों को कि इनकी गति बिल्कुल फिक्स है, आज से 1,00,000 वर्ष बाद तक का पंचांग आज बनाया जा सकता है, उस मूवमेंट में रत्ती भर का परिवर्तन नहीं। तो उनने देख लिया कि ये ग्रह, ये नक्षत्र इस तारीख इस तिथि में यहाँ रहेगा, और जिस समय जो ग्रह नक्षत्र जिस दशा में रहेंगे उस समय ब्रह्मांड के तत्वों में वैसा प्रभाव पड़ेगा, और उस समय जब ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आएगा तो अलग अलग समयों में जन्म लेने वाले जातक यानी व्यक्ति के जीवन के में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि उसके रसायनों में भी उसी के अनुसार परिवर्तन होगा, दोनों एक साथ जुड़े हुए। तो उन्होंने एक गणित बनाया, उसके लिए होरा का एक चक्र बना दिया, जिसको आप होरा चक्र बोलते हैं, जिसको आप जन्म कुंडली बोलते हैं। जन्म कुंडली मिल गई, वो एक सांकेतिक भाषा थी, 12 राशियों के साथ सब ग्रह नक्षत्रों का संबंध बनाकर इसको सुनिश्चित कर लिया गया, और ये बता दिया गया एक सांकेतिक भाषा, ये नक्षत्र ऐसा है, ये बकरी है, ये ऐसा है, वैसा है, इसकी उस पर दृष्टि पड़ रही है, उसके पर उस ऐसी दृष्टि पड़ रही है, ये मार्गी, ये बकरी है, ये है, वो है। ज्योतिषियों की जो भाषा है उसके आधार पर आप जानो। और ज्योतिष के पीछे की जो मूल भावना वह केवल ये थी कि इसके आधार पर चीज़ों को जानकर आप अपने वर्तमान को सुधारें, ताकि भावी फल को कुछ परिवर्तित किया जा सके, पुरुषार्थ करें। हमको मालूम है कि आगे ऐसा होने वाला है, तो अभी समझ जाओ। ये मूल भाव था ज्योतिष का, जो हमारे अध्यात्म में सहायक था। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि पूर्वक काम करो। धर्मशास्त्रों में भी ज्योतिष में यही बताया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि, इन सब चीज़ों को देखो। लेकिन आजकल ज्योतिष के नाम पर ढेर प्रकार के टोटकेबाजी शुरू हो गई, जो ज्योतिष का विज्ञान बदनाम हो गया। अब तो पंडित को कोई मुहूर्त 11 रुपये में नहीं निकलता तो 21 रुपये में निकल जाएगा। तरह तरह के टोटकेबाजी भी चालू हो गए, और उन टोटकेबाजों में ढेर तरह के ठटकर्म शुरू हो गए। जो मूल अध्यात्म था उसको भूल करके इन्हीं की पूजा शुरू हो गई, पत्थरों को लोग पूजना शुरू कर दिए। तो इससे क्या होगा? इसने पूरे ज्योतिष के साथ जुड़े हुए आध्यात्मिकता को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अनेक कुरीतियों ने जन्म ले लिया, और वो उससे उनकी दुकानें चलने लगी। तो कोई भी ज्योतिषी होता है तो सबसे पहले सामने वाले के मोरल को डाउन करता है। जब वो मोरल डाउन करता है तब वो उसके ग्रिप में आता है, तो उसका धंधा चलता है। तो एक बार ऐसा हुआ, एक ज्योतिषी था, ज्योतिष के कई तरीके निकले। एक तोते के माध्यम से अपना ज्योतिष बताता था। तोता पाल रखा था, और तोता कई तरह के कार्ड रखे थे। तोता उस कार्ड को निकालता, उससे उसके व्यक्ति का ज्योतिष पता लगता है, भविष्य क्या है। एक दिन 3 बज गए, बोहनी नहीं हुई। 3 बज गए, बोहनी नहीं हुई। उसने सोचा चलो मैं आज अपना भविष्य देखूं, मैं अपना भविष्य देखूं। उसने तोते को पिंजरा से निकाला, तोता बाहर निकला, एक कार्ड निकाला, कार्ड पे लिखा था बेईमानी का धंधा बंद करो। मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। गुरुदेव, अक्सर कई बार जब हम लोगों से मिलते हैं तो कुछ लोग तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के मन में ऐसा महसूस होता है कि वो किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकते। कुछ व्यक्तियों के अंदर इतनी लालसा उन्हें देख के, उनसे बात करके महसूस होती है कि ऐसा लगता है कि ये शायद कोई चीज़ सीधा सोच ही नहीं सकते, शायद बुद्धि ही थोड़ी जैसे कहते हैं ना क्रुक्ड है। तो क्या ऐसा कारण होता है कि, और क्या तरीका है ऐसे लोगों से डील करने का? बहुत अच्छी बात है। देखिए, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा लालसा होती है, और कुछ लोग बड़े गूढ़ प्रकृति के होते हैं, जिनको समझना बड़ा मुश्किल है, या जिसको अपन बड़े चालू शब्दों में कहें तो बड़े टेढ़े होते हैं। आपने पूछा इसका कारण क्या है,
और दूसरी बात, इससे बचने का कारण क्या है? मेरे विचार से लालसा की अधिकता का मूल आसक्ति है। और ये जो टेढ़ापन है ये भी व्यक्ति की आसक्ति के कारण है। आसक्ति मनुष्य को अधिक से अधिक संग्रह करने के लिए प्रेरित करती है, दौड़ाने की बात करती है। आसक्ति की कई परिभाषाएं लोग करते हैं। मैं आसक्ति की परिभाषा एक पंक्ति में करता हूँ। जो आ सकती है, जा नहीं सकती, वो आसक्ति। जो आ सकती है, जा नहीं सकती, वो आसक्ति है। तो वो आसक्ति मनुष्य को इस कदर उलझाती और उसी में वो उलझ करके रह जाता। तो एक सबसे प्रबल कारण है आसक्ति। आसक्ति चीज़ों को प्राप्त करने की, और आसक्ति खुद को श्रेष्ठ साबित बनाए रखने की, अपने स्वार्थ को सीधा करने की। अगर व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो जाए तो ये दुर्बलताएं दूर हो सकती है। सवाल है ऐसे लोगों के प्रति हमें क्या करना चाहिए? मैं कहूँगा ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। सुरक्षित दूरी मतलब मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। यही एक सबसे अच्छा रास्ता। गुरुदेव, बच्चों के अंदर एक बात और है। जब मैं उन्हें दर्शन शास्त्र पढ़ाती हूँ तो अक्सर उनके डिलेमा जो उनके मन में आता है, एक शंका जो उनके मन में आती है कि एक तरफ तो हमें लगता है कि हम तब सफल होंगे जब हम मेहनत करेंगे, आर्थिक सामाजिक किसी लेवल पे पहुँचेंगे, लेकिन दूसरी ही तरफ जैसे ही हम अध्यात्म को पढ़ते हैं, दर्शन को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि शायद असली सक्सेस तो तब है जब आप शांत हो, संतोष में हो। तो ये दोनों ही जो सक्सेस हैं, दोनों ही सक्सेस हैं, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी लगता है पैशन से काम करें, कभी लगता है सब छोड़ना चाहिए, अध्यात्म के रास्ते पे चलना चाहिए। फिर लगता है लेकिन अध्यात्म का रास्ता शायद बाद में आना चाहिए, पहले कुछ अचीव करना चाहिए। तो इसका क्या समाधान निकालें? बहुत अच्छी बात आपने की। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने सक्सेस की परिभाषा ही गलत गढ़ी। शुरू से लोगों के दिमाग में एक ही बात बताया, सक्सेस क्या है? पैसा, पावर, पोस्ट पा लेना ही सक्सेस है। नहीं, ये बहुत भ्रमपूर्ण धारणा है। शायद आप लोग पढ़ाते भी होंगे कि किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का नाम सफलता है। शायद ऐसी व्याख्या कुछ की जाती है। तो एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का नाम जब से हमने सफलता मान ली, तो हमारे रोज लक्ष्य बदलते गए, सफलता के मायने भी बदलते गए, और लोग सफलता के नाम पर एक दौड़ में लग गए। दौड़ और होड़ जीवन में कभी समाधान नहीं देती। इससे कथित रूप में सफलता भले हाथ लग गई, पर प्रसन्नता हाथ से खो गई। तो मैं कहता हूं सफलता के अर्थ की समीक्षा होनी चाहिए। किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का नाम सफलता मानने की जगह अपने अंदर स्थायी प्रसन्नता को कायम रखने की क्षमता अर्जित करना ही सफलता मानना चाहिए। जब हम ये बात समझेंगे और सफलता के साथ प्रसन्नता को जोड़ करके चलेंगे, स्थायी प्रसन्नता ही जीवन की सफलता है। ये बात हम बच्चों के दिल दिमाग में बिठाएं तो चीज़ें अलग बताएगी। इसमें क्या होगा, एक लक्ष्य को लेकर के चलने वाला व्यक्ति चलेगा, पर उसे ये मन में रहना चाहिए कि ये मेरा अल्पकालिक लक्ष्य है, ये मेरे जीवन के निर्वाह के लिए है, ये एक बाहर का साधन है। मेरा दीर्घकालिक लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य या अल्टीमेट गोल क्या है? अंदर की प्रसन्नता और संतुष्टि जो आध्यात्मिकता के रास्ते पर ही चलने पर मिलेगी, वो मुझे रखना चाहिए, और ये काम करते हुए भी उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो कभी मन नहीं डगमगाएगा।
बिल्कुल गुरुदेव। गुरुदेव, एक भ्रांति और अक्सर मैंने लोगों के मुंह से ही सुनी है कि महिलाओं के काम करने को लेके बहुत सारे परिवारों में एक रोक है, जिसे कहते हैं शायद उनके विचारों में ये भेद है कि महिलाएं काम करने बाहर ना जाएं, पढ़ लें लेकिन काम करने बाहर ना जाएं। तो क्या अध्यात्म के थ्रू इसका भी कोई एक सॉल्यूशन निकल सकता है? देखिए, मैं महिलाओं के काम करने के विरोध में नहीं हूँ। काम करे, कोई भी करे, महिला करे, पुरुष करे, पर चाहे महिला हो या पुरुष, काम करने से पहले सोचे कि वो काम क्यों कर रहे। जरूरत है तो काम करे। काम करना ही जरूरत है क्या? आज यही हो रहा है। और उससे क्या हो रहा है? दुष्प्रभाव। वो बाहर के काम में तो लग गई, जो घर का मूलभूत काम है वो हाथ से बाहर जा रहा है। क्या बच्चों की अच्छे से परवरिश एक अच्छा काम नहीं है? परिवार का सफल संचालन क्या एक अच्छा काम नहीं है? घर की आंतरिक व्यवस्थाओं को संभालना क्या एक जवाबदारी का काम नहीं है? अपने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं को आगे प्रवाहित करना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? पर हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन कामों को हम अर्थहीन मानने लगे। अगर कोई गृहिणी इन कामों को करती है तो उसको ज़्यादा महत्व नहीं भी दिया जाता, उसको कम समझते हैं। मानसिकता बदलना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, पर घर की आंतरिक व्यवस्था जितने अच्छे से एक महिला कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। ये जन्मजात कौशल आप सबके पास प्राप्त है। तो अगर कोई गृहिणी ये कार्य करती है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, उसको सम्मानित करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। काम करने के लिए जब जरूरत है तो काम करे। पर यदि घर के पुरुष काम करने में पूरी तरह समर्थ है और उससे घर की सारी सुव्यवस्था चल रही है, तो ये तो पार्टनरशिप है। पहले तो दंपति कहलाते, तब तो लाइफ पार्टनर कहने लगे। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो काम बाहर का संभाले, तुम भीतर का संभालो, हिसाब बराबर। लेकिन वही केयर इकोनॉमी को कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। वो सोच बदलनी चाहिए। उसका परिणाम है कि बच्चे आयाओं के भरोसे पल रहे हैं, और आज के समय में बच्चे माँ बाप के हो ही नहीं पा रहे। पूरी पश्चिमी बातें लोगों के मन में हावी हो गए। एक समय था जब बच्चे अपने माँ बाप के प्रति समर्पित रहते थे। आज देख लीजिए बच्चे कहाँ माँ बाप के, कुछ बोलने में भी हिम्मत नहीं होती। थोड़े बच्चे बड़े हो जाए तो माँ बाप को भी सकपका के रहना पड़ता है, टका सा जवाब दे देते हैं। हमारा परिवार बिखर रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? केवल भौतिक समृद्धि ही समृद्धि नहीं है। काम कीजिए। हमारे यहाँ महिलाओं के लिए कला गुणों में निपुणता की बात शुरू से की गई। भगवान ऋषभदेव ने ब्राह्मी सुंदरी को पहले पढ़ाया, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अक्षर और अंक विद्या किसको मिला? भरत और बाहुबली को कि ब्राह्मी और सुंदरी को? पढ़ाया। कई युद्ध विद्या में पारंगत थी कि नहीं थी, पर युद्ध लड़ी क्या? जब जरूरत पड़ी तो अपना कौशल दिखाया। जब सब दूसरे संभाल रहे, मुझे जरूरत क्या? लेकिन जब जरूरत पड़ी तो छक्के छुड़ा दी। झांसी की रानी अपने पति को खोने के बाद ना झांसी का राज संभाला, तो उसके अंदर युद्ध कौशल था तब ना। तो अपने अंदर कला गुणों को विकसित करना चाहिए, और जरूरत आ जाए तो दूसरों पर निर्भर न होने के लिए अपना काम संभालना चाहिए। लेकिन उसी के लिए काम करना ठीक बात नहीं है। मेरे संपर्क में कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज की अच्छे बड़े बड़े पैकेज के जॉब को छोड़ा है, और आज वो बहुत खुश है। एक बहन ने कहा था कि महाराज जी, पहले हर महीने मुझे जब सैलरी मिलती थी तो मैं मार्केट में जाती थी, मेरे पर्स में रुपए होते थे, देख के खुशी होती थी, ज्वेलरीज खरीदती थी, कपड़े खरीदती थी, अलमारी में रख कर खुश होती थी, लेकिन मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी। अब महाराज, जब से मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है,
मैं बच्चों को देखती हूँ, मेरे अंदर आनंद की अनुभूति होती है। मुझे लगता है कि मैं नौकरी करती होती तो इन बच्चों के साथ न्याय नहीं होता। तो इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए, इस पहलू पर विचार करना चाहिए। हमें कब कमाना, क्यों कमाना, कितना कमाना। आपको ये भी कह सकता है ये जिम्मा बदला भी तो जा सकता है, पुरुष घर संभाले, महिलाएं काम करें। कुछ दिन बाद ऐसी आवाज़ आएगी, ट्रेनिंग ले लो भैया रोटी बनाने की। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ, जिसमें जो स्किल है वही वो करे तो अच्छा है। और एक वाक्य में मैं कहूँगा, नारियाँ इस धरती की बहुत बड़ी शक्ति, सारी शक्ति नारी के अंदर समाहित है। चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो लक्ष्मी हो। दुर्गा हमारी शारीरिक शक्ति का द्योतक है, लक्ष्मी हमारी धन की शक्ति की देवी है, और सरस्वती ज्ञान की शक्ति। ये तीनों स्त्री रूप में है। स्त्री अपने आप को कम क्यों आंकती है? स्त्रियों को चाहिए कि वो नारी बने रहने में गौरवान्वित हो, नर बनने की होड़ में क्यों लगी? पुरुषों के समान काम करने के लिए क्यों दौड़ती? अपने आप को कमतर क्यों आंकती है? उसके अंदर के जो स्वाभाविक गुण हैं, यदि उन्हें विकसित करे तो मैं समझूंगा कि इस धरती का गौरव बढ़ेगा और संस्कृति का निखार होगा। गुरुदेव, एक इसी विषय के अंदर एक कुछ जैन परिवारों में ये भी एक कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी बहुओं को दहेज के लिए प्रताड़ना भी करी है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं। तो ऐसे के अंदर जहाँ वॉयलेंस या कुछ भी ऐसा कुछ इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे जैन समाज कैसे आगे आ सकता है? देखिए, दहेज या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रताड़ना हिंसा है, ये अमानवीय कृत्य है। ये केवल जैन समाज की बात नहीं, किसी भी समाज में, सारे मानव समाज के लिए एक कलंक है, इससे बचना चाहिए। जैन समाज के लिए तो इसलिए भी क्योंकि जैन समाज अहिंसावादी सिद्धांत पर विश्वास करता है। तो ये काम कतई शोभामान नहीं है, शोभास्पद नहीं है, इससे बचना चाहिए। दहेज जैसी बात अब तो लगभग न के बराबर है, पर मुझे तो आज के समय में जो समाज में सबसे बड़ी समस्याएं दिख रही है, वो विवाहोपरांत परिवारों पर थोपे गए दहेज के मामला के झूठे मामले बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल। उसमें वर पक्ष प्रताड़ित है, और कुछ लोगों ने तो धंधा सा बना लिया है। विवाह करके 2-4 महीने नहीं होते और नाच नचाना शुरू कर देते। कानूनी जटिलताएं ऐसी हैं और उसके परिणाम स्वरूप समस्याएं विकराल होती है। वो सुभाष, क्या नाम था जिसने सुसाइड किया था, बड़ा, हाँ, अतुल सुभाष। अतुल सुभाष का केस हम सब के लिए बहुत ज़्यादा द्रवीभूत करने वाला है। ऐसा अतुल सुभाष एक नहीं अनेक है। मैं कई ऐसे परिवारों को भी जानता हूँ जिनने 1 रुपया दहेज में नहीं लिया, विवाह के पूर्व से मैं जानता हूँ, और उनके घर में प्रतिमाधारी महिलाओं पर भी केस लगा दिए गए। और कुछ प्रकरण ऐसे हुए कि सल्टाने में 3-3 करोड़ तक का क्लेम देना पड़ा, समझौता हुआ। ये कितनी बड़ी अमानवीयता। कानूनविदों को भी इस पर विचार करना चाहिए, देश की सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। प्रताड़ना किसी की तरफ से है वो गलत है, चाहे स्त्री पर हो चाहे पुरुष पर। और इन सब चीज़ों में मुझे इनका हल इसलिए नहीं दिखता क्योंकि अब हमारी सामाजिक मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई, सामाजिकता खत्म हो गई। पहले एक सामाजिक दबाव होता था, तलाक तो हमारी समाज में कोई सुनता ही नहीं था, अब तो तलाक आम हो गया। और एक लोगों के बीच जो दिखने लगा है कि लोग पहले जैसे तैसे अपने बच्चों का संबंध करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, और विवाह कर लेने के बाद उनके मन में एक चिंता होती कि हमारे बच्चे सेटल हो जाए,
किसी तरीके से सेटल हो जाए। बहुत जल्दी तलाक की बातें आने लगी हैं और उसका भी एक बड़ा कारण है जिसको समाज को गहराई से समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा संपन्न होना और विलंब से विवाह करना। 20-22 वर्ष की उम्र में कन्या का विवाह हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 22 वर्ष, ताकि वो ढल सके। अब 26-27 के पहले तो बात ही शुरू नहीं होती। 28, 29, 30 साल आम हो गए। 25 वर्ष के बाद वो कन्या नहीं रहती, वो युवती बन जाती, परिपक्व युवती। विवाह के योग कन्या है, युवती नहीं। कन्या ढल जाती है, युवती का तार्किक मन इतना सक्रिय हो जाता है कि हर किसी बात को एडजस्ट नहीं करने देता। और घर परिवार में तो बहुत तालमेल बना करके चलना पड़ता है, एडजस्ट करके चलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, तभी जिंदगी आगे चलती है। पुराने लोग सह लेते थे, आजकल किसी को कुछ बर्दाश्त नहीं होता और कानूनी प्रक्रियाएं हैं। और फिर पहले आपस में थोड़ी तनातनी हो भी जाती थी तो घर परिवार के लोग समझा बुझा देते थे। अब तो समझाने बुझाने वाला है नहीं, क्योंकि पति पत्नी दोनों अलग हैं और दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले हैं, दोनों कमाऊ हैं, किसी पर कोई निर्भर नहीं है। और फिर अगर आपस में खींचातानी हुई तो आपस में बातचीत बंद हुई, दोनों ने एक दूसरे के मित्रों को मैसेज देना शुरू किया और जिनको मैसेज दिया वो सुलझाता कम है, सुलगाता ज़्यादा है, सो मामला और गड़बड़ हो जाता है। सुलगाने वाले सुलझाने वाले है नहीं, माँ बाप बचे नहीं, साथ में कोई है नहीं, तो ये समस्या बहुत गहरी हो रही। आए दिन समाज में ये समस्याएं आ रही, परिवार तबाह हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। समय पर विवाह हो और विवाह के उपरांत बच्चियों को पढ़ने का अवसर दिया जाए। लड़के लड़की दोनों साथ में पढ़े, पति पत्नी दोनों साथ पढ़े, क्या बुराई है? समाज में स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि एक विवाह भर नहीं होता। बाकी आजकल के शिक्षा संस्थानों में क्या हो रहा है आपको पता है, तो उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। समाज की सोच में बदलाव होना चाहिए, इससे आपस में सामंजस्य भी बनता है और संतति के लिए भी सहूलियत होती है। नहीं तो आजकल डॉक्टरों के पास लाइन लगी रहती है, सब में आज इश्यूज को लेके बड़ी प्रॉब्लम है। आईवीएफ के मामले जितने इन दिनों में बढ़ रहे हैं उतने पहले नहीं थे, और आज भी बेड रेस्ट चाहे जिसको लेना पड़ता, बड़ी मुश्किल से संतान की प्राप्ति हो रही है। वो सब इन सब कारणों से है। इसलिए यहाँ बैठे सब लोगों से मैं कहूँगा, बच्चों से भी मैं कहूँगा, अपनी जो हमारी शास्त्रीय मर्यादाएं उनको ध्यान में रख करके चलेंगे तो जीवन सुखी होगा, और इस अंधी दौड़ में दौड़ेंगे तो जीवन बिखर जाएगा। मुझे दिख रहा है कि समाज एक बहुत गलत दिशा में जा रहा है, पूरी तरह से पश्चिमी जीवन मूल्य हावी होते जा रहे हैं। अभी तक तो लोग विवाह भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि 10-20 साल बाद इस तरह की हरकतों के कारण लोग विवाह से ही दूर हो जाए और लिव इन पे ही ज़्यादा विश्वास करने लगे। तो जिस दिन लिव इन की ओर तरफ लोगों का झुकाव बढ़ जाएगा, उस दिन समाज तहस नहस हो जाएगा। हमें इन सब के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और मानसिकता में व्यापक बदलाव की अपेक्षा। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, एक और प्रश्न अक्सर बच्चे पूछते हैं कि अक्सर जब पढ़ाई कर रहे होते हैं बहुत लंबे समय तक उन्हें कोई रिजल्ट नज़र नहीं आता, तो उस समय अपना मोराल बढ़ाए रखने के लिए, अपना उत्साह, अपना हौसला बढ़ाए रखने के लिए वो अध्यात्म का क्या सहारा ले सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। देखिए, बच्चे पढ़ाई करते समय अपना उत्कृष्टतम दे, अपनी ओर से कोई कोर कसर न रखे, डिस्ट्रैक्शन से बचे, अपने लक्ष्य को सामने रखे और पढ़ाई करना है तो केवल पढ़ाई को प्रमुखता दे। लेकिन एक बात सदैव ध्यान में रखें, मेरे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। मैं अपना अच्छे से अच्छा एफर्ट करूं, रिजल्ट जो आए उसे एक्सेप्ट करूं। एक बार में सफल नहीं हुए, दोबारा देखेंगे, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार देखेंगे। और ये समस्या जो आज आ रही है, ये मुख्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा आ रही है। और आजकल पढ़ाई ख़त्म हो गई, प्रतियोगिता ज़्यादा हो गई। ये
हमारे समाज की सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नौकरी के चक्कर में प्रतियोगिताएं, तो लोग अब पढ़ नहीं रहे, प्रतियोगी बन रहे हैं, और प्रतियोगी बनने के कारण लोग एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, तो हताशा के शिकार हो रहे हैं। अगर पढ़ाई करे, पढ़ाई करने का मतलब है शिक्षा पाना, शिक्षा का मतलब है कला गुणों का विकास करना, तो कहीं प्रतिस्पर्धा नहीं है, अपनी प्रगति। अगर व्यक्ति कला गुणों से संपन्न होगा तो वो कभी हताशा से भरेगा नहीं, उसके जीवन में इतना अधिक कौशल विकसित होगा कि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने ऐसी बना दी कि एक अदद नौकरी ही लक्ष्य हो गया, और ऐसा फैशन हो गया अब तो जिनका अच्छा खासा कारोबार है उनके बच्चे भी जॉब के चक्कर में लग रहे हैं। कई लोग तो बोलते हैं हमारा करोड़ों का व्यापार है और हमारा बेटा 12 लाख के पैकेज में जा रहा है, और कईयों की तो कहानी सुन के हंसोगे कि बेटा पढ़ रहा है बेंगलोर में, बेटा रह रहा है बेंगलोर और पुणे में, और यहाँ से 10 लाख 12 लाख की पैकेज है, और यहाँ पिताजी को उसको खर्चा भेजना पड़ रहा है। ये उल्टा हो गया। बोले हमारा इतना अच्छा सब सेटअप, फिर भी वहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? लड़की नहीं मिल रही। ये जो सोच है, लड़की नहीं दे रहे, छोटी जगह हम कैसे देंगे, वहाँ जाओ। तो कई लोग तो ऐसे भी करते हैं कि थोड़े दिन जॉब करा लेते फिर बेटा को बुला। ये सब कुचक्र है, हास्यास्पद बातें हैं। हमेशा समझना चाहिए कि जीविका क्यों चुनी जाती है। अवधारणा को समझिए, जीविका क्यों चुनी जाती है? जीवन के निर्वाह के लिए। तो जिसमें मेरा जीवन अच्छे से जीवन का निर्वाह वो काम करे, अर्थोपार्जन हो, अच्छा हो, उसके लिए करे। बड़े छोटे जगह की क्या ज़रूरत? अगर तुम्हारे गांव में तुम्हारा अच्छा कारोबार है, सब कुछ बढ़िया सेटल हो रहा है, तो करने की क्या ज़रूरत? इधर उधर जाने की ज़रूरत क्या है? और जब मेरा व्यापारिक पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, तो मुझे नौकरी के लिए कुछ पढ़ना ही नहीं, पढ़ाई करना है, कुछ सीखना है, एवरेज मार्क्स लाना है और पास हो जाना है। पास हो जाना नहीं, ज्ञान अर्जित करना, अनुभव पाना है, और अपने पिताजी की गद्दी संभालना, आगे बढ़ना है। कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। प्रतियोगिता में आगे मत आओ। हर कोई IITN बनना चाहता है, हर कोई को MBA करना है। आज एक बच्ची, उसका कैट में सिलेक्शन नहीं हुआ, रो रही। अरे कैट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? ज़िंदगी में तुमने ग्रेजुएशन कर लिया है, कम है क्या? ज़िंदगी के लिए बहुत है। हम तो ग्रेजुएशन भी नहीं की, क्या काम का? हाँ बोलो। डिग्री वाले तो रोते हैं, फिसड्डी। सुनो एक बात और बताता हूँ। अशोक जी पाटनी ने एक बड़ी अच्छी बात की। अशोक जी पाटनी का तो नाम सुनते हैं आप, जानते ही, आज हमारे समाज के सिरमौर हैं। उन्होंने बोला महाराज मैं पढ़ने में एवरेज था, अपने काम में दक्ष था, तो एक बार जब बोर्ड आया 12वीं का, तो पढ़ाई ढंग से की नहीं, तो उनने क्या किया, हाथ में पट्टा बंधवा लिया और एक राइटर ले गए। लिखा सब राइटर ने लिखा और पास हो गए। बोले महाराज वो राइटर जो था वो टॉपर था, आज वो घूम रहा है और मैं एवरेज था, आज सहसा हूं। हाँ, तो भाई ये पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ाई करो, प्रतियोगिता से दूर रहो। नौकरी की तलाश केवल उनको करनी चाहिए जिनकी कोई व्यावसायिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिनका अच्छा खासा कारोबार है, उसको देखे ना। और इसके संदर्भ में भी मैं कहना चाहूँगा खासकर समाज के युवकों को कि हमारे पास 2 मॉडल है, एक परंपरागत व्यवसाय का और दूसरा लीक से हट करके चलने का। परंपरागत व्यवसाय में 99% लोग सफल होते हैं और लीक से हलक व्यवसाय करने में 10% लोग ही सफल हो पाते हैं। इसमें रिस्क है। परंपरागत व्यवसाय में
लोग तभी नुकसान पाते हैं जब नीयत खराब हो जाए या नीति खराब हो जाए। नीति सही है कभी फेल नहीं होंगे, नीयत साफ है कभी फेल नहीं होंगे। इसलिए बच्चों को अपने परंपरागत व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए और आज के समय के अनुसार पढ़े लिखे बच्चों को उसे पूरे बिजनेस के मॉडल में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, ऑटोमेशन के मोड पर आना चाहिए, बिजनेस ग्रोथ देना चाहिए। तो जितने आज एक बच्चा था, अनुभव का भतीजा मेरे पास बैठा, हम बोले तू कहाँ कर रहा है? बोले जॉब कर रहा है। अब इनका बिजनेस स्टेटस मेरे को मालूम है। हमने कहा तू बता, जॉब छोड़ कर आएगा और अपने बिजनेस को ज्वाइन करेगा, 20% बिजनेस ग्रोथ दे देगा? बोले दे देगा। बोले 20% बिजनेस ग्रोथ में तेरी सैलरी निकल जाएगी कि नहीं? बोले अच्छे से निकल जाएगी। हमने कहा अब बोल तेरे को क्या करना है, जॉब करना है कि धंधा करना है? बोले हमारा धंधा संभालना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, सब कुछ है, लेकिन जब हमारा सब कुछ है तो हम दूसरों के नौकर क्यों बने? मानसिकता बदलिए। हम लोगों को नौकरी नहीं करना, नौकरी देना सीखना चाहिए, इस लायक बने। तो ये प्रतियोगिता से बचाएं। आजकल तो मम्मी छोटे छोटे बच्चों को तेरा रैंक ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। अरे भैया, ज़्यादा नंबर आ जाने से कुछ नहीं होता। रैंक मत देखिए, प्रतिभा को देखिए। सब रैंक होल्डर फिचड्डी होते हैं, कुछ नहीं करते। सर सारे नहीं, सारे थोड़े ना। जितने रैंक होल्डर है ना, रैंक को ही जिनने फोकस किया, पढ़ाई करने वाले आगे बढ़ते। मैं ये नहीं कहता, रैंक पढ़ाई करने वालों को स्वाभाविक रैंक आती है, लेकिन रैंक ही जिनका लक्ष्य है फिसड्डी हो जाएंगे। लेकिन ढंग से जो पढ़ाई करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ाई करना है, प्रतियोगिता नहीं। और अगर आप पढ़ाई करेंगे तो तनाव मुक्त, दबाव मुक्त होकर के पढ़ाई करेंगे। और प्रतियोगिता में रहोगे तो प्रेशर में रहोगे। प्रेशर फ्री होकर के पढ़िए, तब आगे बढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों को भी मैं कहूँगा और माँ बाप को भी कहूँगा, बच्चों पर ज़्यादा दबाव मत डालिए। हमारे निर्वेक सागर जी महाराज तो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अपने बच्चों को हमेशा अपना बच्चा रखना चाहते हो, बना के रखना चाहते हो, तो बच्चों से एक ही बात कहो, बेटा 60% से नीचे नहीं लाना और 70 से ज़्यादा नहीं लाना, उससे ज़्यादा नहीं लाना। इतने में तुम्हारा जीवन व्यवस्थित बना रहेगा, जीवन में आनंद रहेगा। आखिरी जी गुरुदेव। गुरुदेव, एक बात और मैं इस मंच से करना चाहूँगी। शुरुआत में जब भाई जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने IAS बोल दिया। मेरी सर्विस AFHQ सिविल सर्विस है, तो थोड़ा उसमें मैं AHFQ, हाँ AFHQ सिविल सर्विसेज। बहुत सुंदर। तो एक मेरा अंतिम प्रश्न जो एस्ट्रोनॉमी या फिज़िक्स से रिलेटेड है कि जब हम साइंस में पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि बिग बैंग हुआ, उससे पूरा ब्रह्मांड निकला, सोलर सिस्टम बना, फिर धरती बनी, और उस तरीके का एक प्रकरण हम समझते हैं। लेकिन जो जैन दर्शन है उसमें साइक्लिकल अप्रोच समझाई जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये समझने के लिए समझ सकते हैं कि बिग बैंग एक साइकिल की शुरुआत है? देखिए, शुरुआत अगर हम मानेंगे तो बहुत बड़ी समस्या है। पर्टिकुलर एक साइकिल की शुरुआत हम मान सकते हैं, एक साइकिल की शुरुआत मान सकते हैं, पर्टिकुलर मान सकते हैं, लेकिन जो एब एटर्नल है, जो अनादि है, उसकी शुरुआत कहाँ? हम सब सवाल करेंगे कि जब उस पॉइंट पर शुरू हुआ उससे पहले क्या था? हाँ। शून्य से किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैन दर्शन सृष्टि को शाश्वत मानता है और जैन दर्शन की स्पष्ट अवधारणा है, सत्य का विनाश नहीं होता, असत की उत्पत्ति नहीं होती। ना सतो विद्यते भावो, ना भावः विद्यते सतः। ये जैन दर्शन का अकाट सिद्धांत है, जो बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। तो इसलिए जैन दर्शन इसको अनादि निधन मानता है, शाश्वत मानता है। सृष्टि चल रही है, चक्र चल रहा है। पर्टिकुलर एक को हम मान सकते हैं, अनेकांत की दृष्टि से हम मान सकते हैं। हालांकि ये भी हमारे शास्त्रों के अनुसार नहीं है। जिस तरह की व्यवस्थाएं आपके डार्विन के विकासवाद सिद्धांत और गुणात्मक परिवर्तन के सिद्धांत ने बताया, वो जैन दर्शन में वैसा माननीय है। इस साइकिल की शुरुआत भी जैन दर्शन में है, भोग भूमि से कर्म भूमि और कर्म भूमि से भोग भूमि की ओर परिवर्तन का पूरा चक्र है, जो जैन दर्शन में काल चक्र की मान्यता है। और वो बहुत स्वाभाविक है और देख कर के बड़ी तार्किक भी लगती है। बाकी चीज़ें ऐसी नहीं है कि एक से दूसरा बनेगा, ऐसी व्यवस्थाएं जैन दर्शन में नहीं है। आज
तनु जी दूसरी बार इस सत्र को ली है, एक बार सम्मेद शिखर जी में थी। बहुत ही अच्छी चर्चा आज की रही है और ये बहुत सार्थक चर्चा है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की चर्चाएं समय समय पर होते रहनी चाहिए। और एक बार आज के इनके निमित्त से आप सबको और पूरे देश को एक बड़ा संदेश मिला। जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इसके लिए संदेश भाई कल अचानक मुझे बोले, संदेश और प्रशांत ने, कि तनु जी आ रही हैं। हमने कहा वो आ रही हैं तो यहाँ तो आएंगी। बोले हाँ आएंगी। तो हम बोले यहाँ आएगी तो सूखे सूखे ना आए, उनसे बोलो कि कल का सत्र, परसों की बात है, कि एक दिन का सत्र उनके लिए समर्पित कर जाए। ये अनायास प्राप्त योग है, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तथास्तु के नाम से इनका जो अपना संस्थान है वो हमारे समाज, पूरे देश के प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे रही है और समाज को भी आगे बढ़ाने के लिए तत्परता आपने दिखा रही है। अभी कुछ दिन पहले इनका एक पत्र भी मेरी दृष्टि में आया है, मैं उस पर विचार कर रहा हूँ और बहुत सराहनीय पत्र है। अभी सार्वजनिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मूर्त रूप आने के बाद मुझे लगता है कि तनु बहन के माध्यम से समाज को कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला है और ये बहुत गौरव का विषय होगा। यहाँ पर जो गुरुकुलम की स्थापना हुई है, उस गुरुकुलम में भी निरंतर लोगों की प्रविष्टियाँ हो रही है, जिसमें 6वीं 7वीं में बच्चों को लिया जाएगा और 11वीं 12वीं में कॉमर्स के बच्चे और से फाउंडेशन के बच्चों को लिया जा रहा है, जिसमें सेज और एटीपी संस्थान अपना बहुत सहयोग दे रहा है। रचना बहन उसके लिए आई भी है, प्रशांत जी भी साथ में आ जाए। और ये काम विद्यासागर इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे से चल रहा है। प्रत्येक वर्ष 30-30 बच्चों को एक क्लास में लेने का जो प्रावधान है, बहुत सारी प्रविष्टियां हैं। ये अभी भी जो लोग अपने बच्चों को संस्कार युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, वे ज़रूर अपनी प्रविष्टियां दें। और ये पूरी तरह 100% स्कॉलरशिप पर आधारित होगा। जिन बच्चों का, जो मेधावी बच्चे इसमें चयनित होंगे, केवल लड़कों के लिए ये कार्यक्रम है, उनको एक पैसा भी वहाँ नहीं लगेगा। रहने का, खाने का, पीने का, बसेज का, सारी सुविधाएं वहाँ उनको दी जाएगी और पढ़ाई के साथ अनेक प्रकार की गतिविधियां भी संचालित होगी। तो जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं वे ज़रूर इसमें जुड़े, अपना जिस रूप में अपने बच्चों की प्रविष्टियां दिलाएं और एक अच्छे कार्य में अपना योगदान दें। जो शेष सूचनाएं हैं वो रचना अपनी ओर से देगी। गुरुवर आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, मैं सभी को अपडेट देना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम में क्लास 6th and 7th के बच्चे इस वर्ष क्लास 11th 12th और जो CA फाउंडेशन परस्यू करना चाहते हैं उन बच्चों का सिलेक्शन होना है। पूरे देश से हमारे पास बहुत सारी स्कॉलरशिप के लिए प्रविष्टियाँ आई हैं और आप मानेंगे नहीं, पर क्लास हमें 30 बच्चों को सिलेक्ट करना है, बट 150 बच्चों के तुलना में अभी हमारे पास 800 से ऊपर प्रविष्टियाँ पूरे देश से आ चुकी हैं। ये गुरुवर का ही प्रभाव है कि हमारे समाज के बच्चे जो यहाँ रुकेंगे, तो विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में गुरुवर ने उनका जो डेली शेड्यूल सोचा है, जिस तरह से उनकी ग्रूमिंग होगी, उनका मॉडल कैंपस जो सेट करना है, कैरेक्टर बिल्डिंग का काम होगा, जिस तरह से आज के बच्चे टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन चीज़ों को मिस आउट कर देते हैं। पर गुरुवर ने हम सब के लिए, ये एक गिफ्ट है हम सब के लिए कि हमारे बच्चे जिस तरह से पढ़ाए जाएंगे और उनकी स्कूलिंग, उनका करियर बेस्ड कोचिंग, ये सब कुछ आपके संरक्षण में होगा और हमारे देश के, मैं कह सकती हूँ, हीरे बन के निकलेंगे वो बच्चे। तो बहुत ही लकी होंगे वो बच्चे जो इसमें सिलेक्ट होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जैन बच्चों तक ये मैसेज कहलवाएं कि वो इस स्कॉलरशिप टेस्ट का पार्ट बने। पहला टेस्ट इसी मंथ एंड पर 30th को, संडे को ऑनलाइन है, जो बच्चे अपने घर से अपने मोबाइल पे दे सकते हैं, और सेकंड सिलेक्शन उनका वीडियो कॉल के थ्रू स्क्रीनिंग करके होगा। ये एक बहुत ही अद्वितीय प्रयास है और हम सब के लिए भोपाल से ये शुरू हो रहा है, ये किस्मत की बात है। इसमें जो लोग एज डोनर जुड़ना चाहेंगे तो शिक्षा मित्र बन सकते हैं। आप एक बच्चे को यदि साल भर के लिए अडॉप्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट एक बच्चे का एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपीज़ आ रहा है
और 5 इयर्स तक आप उसकी अगर सपोर्ट देना चाहते हैं तो अराउंड 5 लाख रुपीस का 5 ईयर की एक्सपेंस उसकी है। पूरी 12th तक की। जी, पूरी 12th तक की। हाँ। तो शिक्षा मित्र और विद्या मित्र बन के आप इन बच्चों को सपोर्ट दे सकते हैं। हालांकि बच्चों के लिए ये पूर्णतः 100% स्कॉलरशिप होगी, बट जो इसमें उनका एक्सपेंस होना है उसके लिए लोग आ रहे हैं और देश भर से अभी भी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और डेली जुड़ते जा रहे हैं। और गुरुदेव आपका ऐसा प्रभाव है कि बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, हम कहीं जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे हमसे कहते हैं दीदी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना। तो वो एक्साइटमेंट जो है बच्चों में, और तनु दीदी जैसे लोग जहाँ इसमें जुड़ेंगे और बच्चों को हर तरह, अब इस साल तो हम सिर्फ CA के बच्चों को ले रहे हैं 11-12 कॉमर्स, बट आने वाले साल में नीट, IIT एंड ऑल्सो जो सिविल सर्विसेज हैं उसके लिए भी हम बच्चों को ग्रूम करेंगे। तो ये बहुत ही अद्वितीय, पूरे इंडिया में इस तरह की कोई भी स्कीम नहीं है। हर बार बहुत प्रोग्राम्स बनते हैं, पर गुरुदेव की प्लानिंग के साथ उनका जो एग्जीक्यूशन है वो लिटरली लाइटनिंग स्पीड का है। आप मानेंगे नहीं, मुश्किल से 20-15 दिनों के अंदर ही इतना डेवलप कर दिया उन्होंने प्रोग्राम को। वहाँ एक तरफ हॉस्टल डेवलप हो रहा है, एक तरफ उनकी पढ़ाई की तैयारी हो रही है। गुरुदेव मैं सिर्फ नमन ही कर सकती हूँ, आपके चरणों में बहुत बहुत नमन।